बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। आज स्टूडेंट्स हमने स्टडी करना है एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। हमने वर्टिब्रेट के एंडोक्राइन सिस्टम पे एक जनरल, इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर डिलीवर किया है जिसमें हमने ओवरऑल वर्टिब्रेट में जो ट्रेंड है एंडोक्राइन सिस्टम को लेके वो डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बर्ड्स और मैमल्स के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है और जो भी हार्मोन्स और जो भी ग्लैंड हैं, जो उनकी लोकेशन है, वो सारा हम स्टडी करेंगे। विद सम माइनर एक्सेप्शंस, बर्ड्स एंड मैमल हैव अ सिमिलर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये टेबल में इसको समराइज किया हुआ, ये टेबल बाद में भी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले बर्ड्स के अंदर देख लेते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड इन बर्ड्स इंक्लूड द ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, पेंक्रियाज, पैराथायराइड, pineal, hypothalamus, thymus, ultimobenquial, and bursa fabricius. Since the hormone that most of these glands produce and their effects on target tissues are nearly the same as in mammals, they are discussed in the next session on mammals. A discussion of some unique hormones and their function in birds follow. अच्छा, अगर मैं इस डायग्राम को सबसे पहले फॉलो करूं तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, सॉरी ये आगे डायग्राम होगी बर्ड्स वाली, कि इस डायग्राम में आप ये देखें तो बर्ड में आपको मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आ रहा है जो कि ब्रेन के अंदर एक जो है ना छोटी सी आप कह लें पाउच सी नज़र आ रही है। उसके ऊपर यहाँ पे एक हाइपोथैलेमस है, फिर यहाँ पिनियल ग्लैंड भी मौजूद है। आगे इसके नेक रीजन में अब जो है ये थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, इसके नीचे अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड मौजूद है। यहाँ पे आप देखें किडनी के पास जो है एड्रिनल ग्लैंड है, फिर गोनेड्स हैं, डेफिनेटली इनका भी फंक्शन जो है ग्लैंडुलर होता है। किडनी है बर्सा फैब्रिशियस, ये जो आपको रेक्टम के ऊपर एक आउट पाउचिंग सी नज़र आ रही है, ये बर्सा फैब्रिशियस है, क्लोएका, और ये जो है वो पेंक्रियाज। तो ये जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये पेंक्रियाज, बर्सा फैब्रिशियस, गोनेड, एड्रिनल ग्लैंड, पिनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, अल्टीमोब्रैंकियल, पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड। ये बेसिक उसने आपको बताया कि बर्ड्स के अंदर मेजरली यही वाले ग्लैंड्स जो है ना ये पाए जाते हैं। मज़ीद देखते हैं कि इन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस क्या और क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। इन सम बर्ड्स है, पिजन एंड डव है, द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट द हार्मोन प्रोलैक्टिन। अच्छा, अगर आप मैमल्स में भी देखेंगे तो पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप मैमल्स की बात करेंगे तो पिट्यूटरी के अंदर ज़्यादातर प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क की प्रोडक्शन। तो प्रोलैक्टिन बर्ड्स में क्या कर रहा है ये देखते हैं। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पिजन्स मिल्क बाय डीस्क्वेमेशन या स्टफिंग ऑफ सेल्स इन द पिजन्स क्रॉप। अब आपको पता है कि बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप। और क्रॉप हम किसको कहते हैं? क्रॉप हम कहते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करते हैं। ठीक है, क्रॉप बेसिकली एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, एक पाउच है जिसके अंदर ये ग्रेन्स वगैरह को स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर गिजर्ड होता है जिसमें ये ग्राइंडिंग वगैरह सारा कुछ करते हैं। ये यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, तो ये क्रॉप दिखाया हुआ है। तो क्रॉप के अंदर से जो उसकी इंटरनल लाइनिंग होती है वहाँ से स्पेसिफिक सेल्स जो हैं वो स्लफ ऑफ होते हैं, वक्त के साथ साथ वो उतरते हैं और वो बनाते हैं पिजन्स मिल्क, जिसको हम पिजन्स क्रॉप मिल्क भी कहा जाता है। प्रोलैक्टिन ऑल्सो स्टिमुलेट एंड, तो प्रोलैक्टिन का काम है कि वो मिल्क की प्रोडक्शन को, पिजन्स मिल्क की प्रोडक्शन को क्रॉप से एनहांस करता है, स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन ऑल्सो स्टिमुलेट एंड रेगुलेट ब्रूडीनेस एंड सर्टन अदर काइंड ऑफ पेरेंटल बिहेवियर अलॉन्ग विद एस्ट्रोजन स्टिमुलेट फुल डेवलपमेंट ऑफ ब्रूड इंक्यूबेशन पैच। बर्ड्स के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है जिसको हम कहते हैं ब्रूडिंग बिहेवियर। और अगर आपको पहले से इसका आइडिया हो या ना ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि बर्ड्स के अंदर एक स्पेसिफिक बॉडी की वेंट्रल साइड पे एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे फेदर्स नहीं होते। ये पर्टिकुलर एरिया होता है, ये बहुत रिचली सप्लाइड होता है विद ब्लड वेसल्स, और इस एरिया पे फेदर्स भी नहीं होते। वजह ये होती है कि बर्ड्स ने इसी एरिया के ज़रिए जो एग्स होते हैं उनके ऊपर बर्ड ने बैठना होता है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रूड पैच। इस डायग्राम में उसने आपको शायद ये रॉबिन की डायग्राम है और उस बर्ड का ये ब्रूड पैच उसकी वेंट्रल सरफेस पे दिखाया हुआ है। ये सरफेस रिचली सप्लाइड होती है विद ब्लड वेसल्स, ब्लड की बड़ी यहाँ ज़्यादा सप्लाई होती है ताकि वार्म रखा जाए। जो भी नीचे जो है वो एग्स हैं या जो भी एग्स में से अगर डेवलपमेंट जारी है तो वो उसको वार्म रखा जाए, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। और ये आप देखें यहाँ पे फेदर्स भी नहीं है।
तो बर्ड्स जो है इस ब्रूड पैच के ज़रिए जो है वो एग्स के ऊपर बैठते हैं ताकि वहाँ से जो है ना वो प्रॉपरली डेवलपमेंट का प्रोसेस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, वो टेम्परेचर मेंटेन रहे और फिर जो है वो यंग वंस जो है वो हैच किए जाएं। तो जो प्रोलैक्टिन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है ब्रूड पैच के बनाने में, इंक्यूबेशन पैच भी इसको कहा जाता है, उसकी डेवलपमेंट में, और जो ये ब्रूडिंग बिहेवियर होता है इसके अंदर। द ब्रूड पैच हेल्प कीप द एग्स एट अ टेम्परेचर बिटवीन 33 एंड 37। मैंने आपको बताया इसका मकसद होता है कि टेम्परेचर की मेंटेनेंस। द बर्ड्स थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन थायरोक्सिन। इसके अलावा हमने बर्ड की भी डायग्राम में थायराइड ग्लैंड देखा, उसके नेक रीजन में था। इसका काम है थायरोक्सिन हार्मोन T4 प्रोड्यूस करना। इन एडिशन टू द मेजर वर्टिब्रेट फंक्शन लिस्टेन टेबल, थायरोक्सिन रेगुलेट द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फेदर्स। बेसिकली थायराइड के तमाम हार्मोन्स जो होते हैं मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि थायराइड हार्मोन का जो है ना नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फेदर्स में भी काम है, फेदर्स की नॉर्मल डेवलपमेंट में भी और मोल्ट साइकिल में, यानी फेदर्स भी। अच्छा, अब हम बात ये है कि मोल्टिंग या डाइसिस जैसे हमने इंसेक्ट्स के अंदर पढ़ा है, आर्थ्रोपोड्स में पढ़ा है, तो क्या मोल्टिंग यहाँ भी होती है? बिल्कुल, बर्ड्स के अंदर भी मोल्टिंग होती है और उसमें भी पीरियोडिक शेडिंग ऑफ वेदर्स, या जो उनके वेदर्स हैं उनको वो पीरियोडिकली शेड ऑफ करते रहते हैं और नए आते रहते हैं, तो इसको हम मोल्ट साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे फेदर्स की डेवलपमेंट में मोल्ट साइकिल में एंड प्ले अ रोल इन द ऑनसेट ऑफ माइग्रेटरी बिहेवियर। माइग्रेटरी बिहेवियर में फिर उस यहाँ पे थायराइड का जो बड़ा मेजर फंक्शन है मेटाबॉलिज्म के अलावा, वो ये सारे काम है जो आपने याद रखने हैं। इन मेल बर्ड्स द टेस्टिस प्रोड्यूस। फिर एक और एंडोक्राइन टिश्यू है जिसको हम कहते हैं जो गोनेड है, जो कि टेस्टिस है, मेल में और फीमेल में ओवरी है। तो मेल के अंदर जो टेस्टिस है ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ द मेल सच एज ब्राइट प्लूमेज कलर। अच्छा, अब आपने याद रखना है, हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी क्लास में शायद, कि एक होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो होते हैं जैसे सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट विद द एज। अगर बर्ड की एज बढ़ रही है, मैमल्स में एज बढ़ रही है, तो ज़ाहिर उसके साथ साथ ही ऑर्गेनिज्म के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, साइज में एनलार्जमेंट वगैरह होती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर। ठीक है, और उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस का, अगर मेल है तो उसकी टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस का फंक्शन होना, और फीमेल है उसके अंदर oogenesis होना, एग्स की प्रोडक्शन, ये प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर वो होते हैं जो मेलनेस या फीमेलनेस के लिए जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं, जैसे फिजिकली आपको पता चलता है कि ये एक मेल बर्ड है या फीमेल बर्ड है। तो उसने कहा कि मेल के अंदर यहाँ पे जो टेस्टिस है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को भी डेवलप करवाते हैं, जैसे ब्राइट प्लूमेज कलर। यानी बाजू का आपने देखा कि फेदर्स का कलर बड़ा ब्राइट होता है, प्लूमेज ओवरऑल फेदर का जो पैटर्न होता है उसको प्लूमेज कहा जाता है। तो ब्राइट जो है ना वो प्लूमेज कलर होता है। कोम व्हेन प्रेजेंट, कोम क्या होती है कि ये हेड रीजन के ऊपर स्पेसिफिक आउट ग्रोथ होती है, ज़्यादातर रेड कलर की होती है, ये इसको हम कोम कहते हैं, मेल में ये ज़्यादातर होती है। इसकी डेवलपमेंट एंड स्पर्स ऑल ऑफ विच, ये स्पर जो है ये ख़ास किस्म के आप कह लें कि ये एक स्पाइक नुमा चीज़ होती है जो कि इनकी जो लेग्स होती हैं उनके साथ होती है। मेल में स्पर ये स्पाइन की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो उसकी लेग के साथ होता है। ऑल ऑफ विच स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस सेक्सुअल बिहेवियर, और इनसे पता चलता है कि ये मेल है और मेल के पर्टिकुलर बिहेवियर्स जो हैं वो फिर वो शो होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन का रोल यहाँ पे बताया आपको, प्रोलैक्टिन का रोल बताया, थायराइड हार्मोन जो है थायरोक्सिन उसका रोल बताया मेजरली बर्ड्स के अंदर। फिर हम टेबल को बाद में स्टडी करेंगे डायग्रामेटिकली। आपने ये देखा ये थायराइड है, ये आपको नज़र आ रहे हैं जी गोनेड्स, ये देखें कहाँ ये हमने गोनेड देखे हैं, और यहाँ पे हमने थायराइड ग्लैंड का फंक्शन देखा है, और इसके अलावा हमने पिट्यूटरी के सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोलैक्टिन का फंक्शन देखा है। द अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड आर स्मॉल पेयर्ड स्ट्रक्चर्स इन द नेक जस्ट बिलो द पैराथायराइड ग्लैंड। अब यहाँ पे आप देखें, पहले तो आपको थायराइड नज़र आ रहा है, थायराइड ग्लैंड नज़र आ रहा है, थायराइड के बाद आपको पैराथायराइड नज़र आ रहा है, और नीचे आपको अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड नज़र आ रहा है। ठीक है, अब थायराइड का क्या काम है, हमें पता है थायराइड का बेसिक काम होता है कि ये जो है वो वैसे तो ये मेटाबॉलिक हार्मोन है, लेकिन उसके ऊपर हमने इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस देखे हैं। और पैराथायराइड हार्मोन है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड का काम होता है बेसिकली वो सिक्रीट करता है हार्मोन जो है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन के लिए। तो अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड जो है दे आर स्मॉल पेयर structures in the neck just below the parathyroid gland. They secrete the hormone calcitonin. देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है पैराथॉर्मोन या पैराथायराइड हार्मोन, और जो अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है कैल्सीटोनिन।
विच इज़ इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन। अब ये पैराथायराइड हार्मोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से निकल रहा है और कैल्सीटोनिन जो कि अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड से निकल रहा है, ये दोनों कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ इन्वॉल्व होते हैं एंड बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। एक का काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को एनहांस करना, दूसरा का काम है कैल्शियम लेवल को लो करना। अगर आप कैल्सीटोनिन का काम देखें तो कैल्सीटोनिन का काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को लो करना और पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना। तो बोथ आर इन्वॉल्व विद द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। उसके बाद है जी बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। ये हमने काम देखा है हमने यानी कि यहाँ पे अभी तक स्टडी कर लिया बर्ड्स में थायराइड ग्लैंड को, पैराथायराइड को, अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड को। हमने यहाँ पे देखा कि पिट्यूटरी की एक मेजर सिक्रीशन सी प्रोलैक्टिन, उसका क्या मेजर क्या फंक्शन है। गोनेड से अगर टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है तो उसका क्या काम है। अब एक और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। ये आपको छोटी सी आउट पाउचिंग सी नज़र आ रही है और ये बेसिकली रेक्टम है। रेक्टम की वॉल से ये बल्ज आउट करता है छोटा सा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम में। ये बर्सा ऑफ फेब्रिशियस जो है ये क्या करता है, ये बी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन करवा रहा होता है। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ बड़ी दफ़ा कि इम्यून सिस्टम के स्पेसिफिक सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट्स में टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होने के लिए बर्सा ऑफ फेब्रिशियस की ज़रूरत होती है। जब तक ये बर्सा ऑफ फेब्रिशियस ये स्ट्रक्चर बर्ड्स में ना नहीं होगा तो बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं होते, बन जाते हैं लेकिन मैच्योरेशन, जब तक मैच्योरेशन नहीं होती वो प्रॉपर फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बर्सा ऑफ फेब्रिशियस इज अ सैक दैट लाइज जस्ट डॉर्सल टू द क्लोएका एंड एम्पटीज इनटू इट। सॉरी, ये रेक्टम नहीं बल्कि ये क्लोएका है जिसकी वॉल से ये बल्ज आउट हो रहा है। ऑल्दो वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग द बर्ड्स एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इट बिगेंस टू श्रिंक सून आफ्टर हैचिंग। यानी बर्ड जब एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है तब तो ये अच्छे खासे जो है वो डेवलप्ड होते हैं, लेकिन बाद में बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर रह जाता है जो कि क्लोएका की वॉल से बल्ज आउट कर रहा होता है। Its tissue produces secretion that are responsible for the maturation of white blood cells जिनको हम कहते हैं B lymphocytes which play an important role in immunological reactions। मैंने आपको बता ही दिया कि बर्सा ऑफ फेब्रिशियस जो है ये क्लोएका है। क्लोएका की अपर डॉर्सल वॉल से ये छोटी सी बल्ज आउट करती है एक स्ट्रक्चर, और इसका काम, इसकी जो सिक्रीशंस है उनका काम यह है कि वो बी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन के लिए, जो कि स्पेसिफिक वाइट ब्लड सेल है उनकी मैच्योरेशन के लिए काम कर रही होती हैं। तो ये जो कि ज़ाहिर इम्यूनिटी की, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बर्ड्स के अंदर आपने इस जितने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जितने भी उनके फंक्शंस बताए हैं वो सारे आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैमल्स। मैमल जो कि आपको पता है हाईएस्ट वर्टिब्रेट की फॉर्म है, इसके बारे में देख लेंगे कि इसमें मेजर कौन कौन से हार्मोन हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं इनके अंदर। Zoologists know more about the endocrine organ, hormones and target tissue of mammals than of any other animal group. This is especially true for human body. A brief overview of mammalian endocrinology follows. अब वो सबसे ज़्यादा जो सर्च की गई एंडोक्राइन सिस्टम की, वो सर्च की गई मैमल्स में, और मैमल्स में भी ह्यूमन के ऊपर। तो ह्यूमन में सबसे पहले हम देख रहे हैं विद रेफरेंस टू द ह्यूमन पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम हाइपोफिसिस भी कहते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज हाइपोफिसिस डायरेक्टली बिलो द हाइपोथैलेमस। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें, यहाँ पे उसने आपको इस डायग्राम में जो है ना ह्यूमन की डायग्राम भी दिखाई है, और आपको ये ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जी हाइपोथैलेमस, ये दिखाया जा रहा है। लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है और हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटी सी पाउच सी है लटक रही है, यहाँ पे हैंग कर रही है, जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पे आपको ये पिनियल ग्लैंड भी नजर आ रहा है, ये भी फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। तो बेसिकली और अगर ये जो है रैट्स के अंदर उसने आपको दिखाया हुआ, तो यहाँ पे भी ये हाइपोथैलेमस है ऊपर, और नीचे एक छोटी सी जो स्ट्रक्चर जो हैंग कर रहा है उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और पिनियल भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जी दो हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे उसने दिखाए हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। द पिट्यूटरी हैज टू डिस्टिंक्ट लोब्स, द एंटीरियर लोब एंड एडिनो हाइपोफिसिस एंड द पोस्टीरियर लोब न्यूरो हाइपोफिसिस। हाइपोफिसिस का वर्ड यूज होता है पिट्यूटरी के लिए, एडिनो और न्यूरो हम बात कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं।
The two lobes differ in several ways है. The adenohypophysis is larger than the neurohypophysis. पहली बात है कि अब यहाँ पे इसकी डिटेल जो डायग्राम है वो मेरा ख्याल नहीं दिखाई हुई, लेकिन हम वैसे ही ओवरऑल नेक्स्ट भी देखते हैं, शायद कहीं ये दी हुई है, सॉरी. अच्छा, अगर आप ये देखें, ये पूरी उसने आपको पिट्यूटरी दिखाया और पिट्यूटरी के बाद ये हाइपोथैलेमस है और ये नीचे आपको सारा पिट्यूटरी दिखाया, जो कि एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर है जो कि हैंग कर, एक पाउच है जो हैंग कर रही है बिलो द हाइपोथैलेमस. और बेसिकली ये जो है ये एक इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है. अच्छा, इसके दो मेजर पार्ट्स हैं. ये जो आपको एक बड़ा सा नज़र आ रहा है पार्ट पहला, इसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफिसिस या एंटीरियर लोब या एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं. ये बेसिकली मास्टर ग्लैंड होता है. और ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब या न्यूरो हाइपोफिसिस. आप एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस भी कह सकते हैं, आप एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हैं. फिर आपको यहाँ पे एक स्टॉक नज़र आ रही है, ये एक डंडी सी नज़र आ रही है जिसके ज़रिए ये हैंग कर रही है पिट्यूटरी. इस स्टॉक को हम कहते हैं इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम. और इसके अंदर ये आपको पोर्टल सिस्टम स्पेसिफिक नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम. ठीक है. तो और ये ऊपर वाला पूरा रीजन जो है ये सारा हाइपोथैलेमस है, ये जो उसने आपको पूरा यहाँ पे दिखाया है. अब आप देखें यहाँ पे हाइपोथैलेमस के अंदर उसने आपको टू टाइप्स के न्यूक्लियाई दिखाए हैं. एक है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस. अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रेन के अंदर जहाँ कहीं भी न्यूरोनल सेल बॉडीज की कलेक्शन होती है उसको न्यूक्लियाई कहा जाता है. और ब्रेन से बाहर कहीं भी न्यूरॉन की सेल बॉडी मिले तो उसको क्या कहते हैं, गैंग्लियन. ठीक है. तो यहाँ पे ये न्यूक्लियाई है पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई. और इन दोनों की अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों के जो नर्व ट्रैक्ट्स हैं या जो इनके इन न्यूरॉन्स की जो एक्सोन है वो ओपन कहाँ हो रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. अच्छा, अब ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी इनफंडिबुलम स्टॉक के जरिए जुड़ी हुई है. और ये जो पार्ट है द अपर मोस्ट पार्ट या लोअर मोस्ट भी आप कह सकते हैं, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस इज नोन एज मीडियन एमिनेंस. मीडियन एमिनेंस हाइपोथैलेमस का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है. इसके बाद पिट्यूटरी इनफंडिबुलम और पिट्यूटरी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. तो एडिनो हाइपोफिसिस, न्यूरो हाइपोफिसिस, इनफंडिबुलम, पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये सारे के सारे आपने स्ट्रक्चर जो हैं वो याद रखने हैं. अब न्यूरो हाइपोफिसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है. The adenohypophysis is larger than the neurohypophysis. Secretory cells called pituocytes are in the adenohypophysis but not in the neurohypophysis. Neurohypophysis has a greater supply of nerve endings. तीन डिफरेंसेस उसने आपको बताया. पहली बात तो यहाँ पे आपको काफ़ी लार्ज स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. एडिनोहाइपोफिसिस इज लार्जर देन द न्यूरोहाइपोफिसिस. पहली बात है. एडिनोहाइपोफिसिस में ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पिचूसाइट्स. और न्यूरोहाइपोफिसिस में आपको ऐसे कोई सेल नज़र नहीं आ रहे. क्यों? इसीलिए कि यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सोन्स के ये ट्रैक नज़र आ रहे हैं, एक्सोन नज़र आ रहे हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स के. यहाँ पे आपको कोई न्यूरॉन के एक्सोन्स नहीं नज़र आ रहे, लेकिन यहाँ पे जो आपको ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली न्यूरॉन के एक्सोन्स. तो ये दोनों के दरमियान बेसिक जो है ना डिफरेंस है. पिचूसाइट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट a hormone directly from the adenohypophysis, whereas the neurohypophysis obtain its hormone from the neurosecretory cell in the hypothalamus. एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपने याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी खुद अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऐसा कुछ नहीं होता. पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती. वो हार्मोन्स कहाँ आते हैं, वो पार्ट्स ये जो आपने देखे हैं दोनों न्यूक्लियाई पार्ट्स, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, यहाँ पे जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं उनके अंदर ये न्यूरोसेक्रेशंस बनती हैं और स्टोर होती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने कोई हार्मोन्स नहीं है. ये सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. कहाँ से आते हैं? हाइपोथैलेमस से. जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी के पिट्यूसाइट्स खुद अपने हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. हाँ, उनको जो है वो कमांड मिलती है हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस उनको कंट्रोल कर रहा है. एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशंस को हाइपोथैलेमस दो तरह कंट्रोल कर रहा है, या उनको स्टिमुलेट करता है या उनको इनहिबिट करता है. वो भी हम आगे देखते हैं कि किस किस को स्टिमुलेट करता है, किस किस को इनहिबिट करता है. तो ये आप देखेंगे वेयर एज द न्यूरोहाइपोफिसिस ऑब्टेन इट्स हार्मोन फ्रॉम द न्यूरोसेक्रेटरी सेल इन द हाइपोथैलेमस, स्टोरिंग एंड रिलीजिंग देम व्हेन दे आर नीडेड. These modified hypothalamic nerve cells project their axons down a stalk of nerve cells and blood vessels called the infundibulum into the pituitary gland, directly linking the nervous and endocrine tissue, endocrine system. देखें अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक न्यूरॉन थे जो न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट है. इनके एक्सोन कहाँ तक आ रहे हैं? इनके एक्सोन आ रहे हैं यहाँ पे
पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और कहाँ से गुजर के आ रहे हैं? ये इनफंडिबुलम के ज़रिए, ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रही है एक स्टॉक, यहाँ से गुजर के आ रहे हैं। और इसी तरह जो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है बहुत सारे हार्मोन्स के ज़रिए, जो इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, स्टिमुलेटरी भी हो सकते हैं। वो हार्मोन कहाँ रिलीज़ होते हैं? वो इस पोर्टल सिस्टम के अंदर रिलीज़ होते हैं और यहाँ से भी ब्लड के ज़रिए वो आ जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर उससे आपको होता है कि ये इनफंडिबुलम इस न्यूरो जो है आप देख रहे हैं कि नर्वस टिश्यू को और एंडोक्राइन टिश्यू को जो है वो आपस में मिला रही है, ये इनफंडिबुलम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे उससे आपको डिफरेंट हार्मोन्स के फंक्शन बताए होंगे जो पिट्यूटरी के हैं। द पिट्यूटरी ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स बट नॉट इन ह्यूमंस, बर्ड्स एंड सिटेशियंस। सिटेशियंस बेसिकली जो मैमल्स हैं उन्हीं का एक ऑर्डर है जिसमें ये आ जाती है, वेल वगैरह आ जाती हैं। ऑल्सो हैज़ अ फंक्शनल इंटरमीडिएट लोब, पार्स इंटरमीडिया। ह्यूमन के अंदर जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है, यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट लोब दिखाया हुआ है आपको, बहुत एक छोटा सा, इतनी ज़्यादा वो आप कह लें कि हाईली डेवलप नहीं होती। लेकिन बहुत सारे इस तरह के एनिमल्स के ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप हो सकती है। जैसे उससे होता है कि ह्यूमन में, बर्ड्स में, सिटेशियंस में तो नहीं है, लेकिन बाकी जो मैमल्स हैं उनके अंदर ये इंटरमीडिएट पिट्यूटरी जो अच्छी खासी डेवलप हो सकती है। ऑफ मोस्टली ग्लैंडुलर टिश्यू, इट्स सिक्रीशन फॉर एग्जांपल melanophore stimulating hormone is in response to external stimuli induce change in the coloration of the body surface of many animals। और जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रीशन होती है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH भी जिसको कहा जाता है, जो बेसिकली बॉडी का जो कलर है, कलरेशन ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द लाइट। तो ये जो है ना बॉडी के कलर को जो है वो मेंटेन करती है। अब हम देख रहे हैं हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफिसिस, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। The neurohypophysis does not manufacture any hormone. Instead, the neurosecretory cell of the hypothalamus synthesize and secrete two hormones, antidiuretic hormone and oxytocin। आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि दो बेसिक हार्मोन्स हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो रहे होते हैं और यहीं से भी रिलीज होते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। ये दो हार्मोन कौन से हैं? एंटीडायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। एंटीडायूरेटिक हार्मोन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो हार्मोन है जो बेसिकली बॉडी के अंदर वाटर की कंजर्वेशन करवाता है। देखते हैं आगे से क्या फंक्शन है। अच्छा, ये है दो हार्मोन्स, एंटीडायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, विच मूव डाउन नर्व एक्सोन्स इनटू द न्यूरोहाइपोफिसिस वेयर दे आर स्टोर्ड इन द एक्सोन टर्मिनल अंटिल रिलीज। डायूरेटिक्स स्टिमुलेट यूरिन एक्सक्रीशन whereas anti-diuretics decrease urine secretion। लेकिन डायूरेटिक्स जितने भी कोई केमिकल डायूरेटिक डायूरेसिस करवा सकते हैं, उनका काम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास करवाते हैं। लेकिन एंटी डायूरेटिक का मतलब है कि यूरिन का कम से कम पास होना, यानी वाटर की कंजर्वेशन होना। व्हेन अ मैमल बिगिन टू लूज वाटर एंड बिकम डिहाइड्रेटेड, जब आपकी बॉडी में कभी भी वाटर की कमी होती है या सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऑस्मो रेगुलेशन नहीं हो रही होती, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेजोप्रेसिन, इसका दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन, इज रिलीज एंड इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन इन द किडनी। ये हार्मोन जब भी आपकी बॉडी में, याद रखिएगा, पानी की कमी होती है, बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार होती है, तो ख़ास किस्म के ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेते हैं कि ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन और सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर पानी की कंसंट्रेशन ब्लड में कम है तो फ़ौरन ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो सिग्नल देते हैं उन तमाम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को जो कि ADH बना रहे हैं। और फिर वहाँ से कहा जाता है कि ADH वहाँ से रिलीज़ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर वो रिलीज़ होता है ब्लड के अंदर। और इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है जी किडनी, और किडनी के ऊपर जाके ये वेजोप्रेसिन, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, so that less urine is secreted। because less urine is secreted, water is retained। कि पानी जो है वो कम से कम यूरिन की फॉर्म में रिलीज हो, ज़्यादा पानी को कंजर्व किया जाए। दिस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दस रिस्टोर वाटर एंड सोल्यूट होम्योस्टेसिस। और फिर क्या होता है, जब वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन यानी ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि वाटर और आइंस की जो रेगुलेशन है वो साथ साथ ही होती है। फिर दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्ले अ रोल इन मेमेलियन रिप्रोडक्शन बाय इट्स इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स। का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन के दो मेजर रोल होते हैं, इसको कॉमनली लव हार्मोन भी कहा जाता है। इसके दो मेन काम होते हैं, एक काम है यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस किसकी बनी हुई है,
यूट्रस बेसिकली बनी हुई है स्मूथ मसल्स की, तो ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है, और सेकेंडली उसका बेसिक काम ये है कि ये मिल्क की इजेक्शन करवाता है, मिल्क की प्रेपरेशन नहीं करवाता, मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहा है प्रोलैक्टिन, इसने सिर्फ क्या कराना है, इसे मिल्क की इजेक्शन करवानी है। तो एक तो इसे यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, and you try to aid in the expulsion of the offspring and promote the ejection of milk from mammary gland to provide nourishment for the newborn। यानी इसके दो मेजर काम आपने देखे। इसका काम है यूट्राइन मसल की कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द ऑफस्प्रिंग और द बेबी, और सेकेंडली यानी जिस वक्त लेबर का टाइम, और सेकेंडली ये है कि ये मिल्क की इजेक्शन करवाता है फ्रॉम मेमरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन और नर्सिंग। तो both ADH and oxytocin are thought to have evolved from a similar ancestral chemical messenger that help control water loss and indirectly solute concentration. For example, the neurohypophysis is notably larger in animals that live in arid part of the world। अब आप देखें कि उन तमाम एनिमल्स के अंदर जो कि एरिड पार्ट वो जहाँ वाटर की बहुत शॉर्टेज, जैसे डेजर्ट एरियाज होते हैं जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, तो वो तमाम एनिमल पूरी दुनिया में जो कि उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पानी की बहुत कमी होती है और डिहाइड्रेशन का वो शिकार हो सकते हैं, बेसिक हैजर्ड डिहाइड्रेशन का हो सकता है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वाटर की कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वहाँ पे जो है वो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी बहुत बड़ी है ताकि ज़्यादा मैक्सिमम ADH जो है ना एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन रिलीज हो सके। तो वेयर वाटर कंजर्वेशन इज क्रूशियल, ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ द टू हार्मोन इज सिमिलर एक्सेप्ट फॉर अ डिफरेंस इन टू ऑफ द अमाइनो एसिड। ये दोनों हार्मोन बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन है, और उसने कहा कि दोनों दो अमाइनो एसिड्स में डिफरेंस कर रहे होते हैं, बाकी इनका जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम ही होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दोनों हार्मोन आपने अच्छी तरीके से याद रखने हैं कि ये कौन कौन से हार्मोन है। उसके बाद हमारे पास है हार्मोन ऑफ द एडिनो हाइपोफिसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है। The two endocrine portion of the pituitary is adenohypophysis which synthesize 6 different hormones। अब एडिनो हाइपोफिसिस पे एक पूरा क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे आप नोट लिखिए, तो आपको इसके 6 के 6 हार्मोन्स का बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये फिगर में उससे बताया ऑल ऑफ दीज हार्मोन्स आर पॉलीपेप्टाइड। याद रखना है कि तमाम ये हार्मोन जो 6 हार्मोन्स हैं दे आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर एंड ऑल बट two are two tropic hormone whose primary target is another endocrine gland। अच्छा, इसमें उसने कहा कि दो हार्मोन ऐसे हैं जो कि बहुत ट्रूली जो है ना ट्रॉपिक हार्मोन वो हार्मोन होता है जिनका टारगेट दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। The two non-tropic hormones are growth hormone and prolactin। Growth hormone or somatotropin does not influence a particular target tissue, rather it affects all parts of the body that are concerned with growth है। सबसे पहला हार्मोन जो हमने स्टडी करना है वो है ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू इस डायग्राम से बताती हूँ। अब आप ये देखें, इस पिट्यूटरी में से 6 हार्मोन से एंटीरियर पिट्यूटरी में से एडिनो हाइपोफिसिस में से निकलते हैं। एक है TSH जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है प्रोलैक्टिन PRL कहते हैं प्रोलैक्टिन को, जिसका मेजर काम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट क्या है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके ये क्या करता है T3 T4 यानी थायरोक्सिन और ट्राई आइडोथायरोनिन की सिक्रीशन को एनहेंस करता है। उसके बाद एक हार्मोन है जी प्रोलैक्टिन का टारगेट है मेमरी ग्लैंड और ये यहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाता है एट द टाइम ऑफ जो है ना प्रेगनेंसी। तो उसके बाद एक और हार्मोन है ACTH का मतलब है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का नाम से पता चल रहा है इसका मेजर टारगेट है एड्रीनल ग्लैंड जो मैमल्स में प्रेजेंट होता है ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, और वहां से ये उसकी सिक्रीशंस को बढ़ाता है। उसके बाद एक और हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन GH या फिर STH हम कहते हैं सोमैटोट्रोफिन को। तो सोमैटोट्रोफिन भी हम इसको कहते हैं या ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, और इसका काम बॉडी का तकरीबन हर सेल होता है, हर टिश्यू इसका बॉडी का जो है ना वो इसका टारगेट है, और वहाँ पर ये ग्रोथ करवाता है, एनहांस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस को ग्रो करवाने में जो है ना वो मदद देता है। फिर एक है जी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये 2 हार्मोन्स हैं गोनेडोट्रोपिन्स। इसमें आता है FSH और LH। FSH कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और LH कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, ठीक है। और इन दोनों का जो टारगेट है वो ओवरी है फीमेल में और मेल में टेस्टिस है, और इन दोनों के ऊपर ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये oogenesis को भी एनहांस करते हैं, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस करते हैं, इसके अलावा यहाँ पे ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशंस को भी ज़्यादा करते हैं, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशंस को ज़्यादा करते हैं। जिन्होंने फिर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना है, फीमेल है तो उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करना है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। इसमें से अगर आप देखें तो ये TSH भी
इसका टारगेट भी थायराइड ग्लैंड है, एक और ग्लैंड है। अगर आप ACTH देखें तो इसका टारगेट भी एड्रीनल ग्लैंड है। अगर आप गोनेडोट्रोपिन देखें तो इनका टारगेट भी ये दोनों जो है ये जो ग्लैंड है, क्योंकि ये गोनेड्स जो हैं ये भी ग्लैंड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तीनों हार्मोन बेसिकली ट्रॉपिक हार्मोन है। और प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन जिसको सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, ये दोनों हार्मोन वो हार्मोन है जो ट्रॉपिक हार्मोन्स नहीं है। इनका टारगेट कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बल्कि बॉडी का, ये तो ग्रोथ हार्मोन के केस में बॉडी का हर टिश्यू या सेल है, और यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड इसका बेसिक जो है ना वो टारगेट है। तो ये हमने डायग्रामेटिकली देखा है। ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन है डज नॉट इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू, रादर इट इफेक्ट्स ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर कंसर्न विद ग्रोथ। इट डायरेक्टली इंड्यूस द सेल डिवीजन। अब ये ग्रोथ करवाता कैसे है? ये अपने टारगेट पे यानी हर सेल के अंदर सेल डिवीजन को एनहांस करता है, नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस करता है इन मोस्ट टाइप ऑफ सेल बाय स्टिमुलेटिंग द अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड। आप देखेंगे ये प्रोटीन की सिंथेसिस को हर सेल में एनहांस कर रहा है। प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं ना। तो अमाइनो एसिड्स के अपटेक ऑफ द सेल, यानी सेल ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड का अपटेक शुरू कर देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करवा सके। तो ये अमाइनो एसिड के अपटेक को भी बढ़ाता है, ये RNA सिंथेसिस को भी बढ़ाता है, राइबोसोम की एक्टिविटी। अब आप देखें ये RNA कौन सा, ये मैसेंजर RNA है। मैसेंजर RNA की सिंथेसिस को ये बढ़ाएगा। राइबोसोम की एक्टिविटी जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एक्टिविटीज़ हैं उनकी सिंथेसिस को ये बढ़ाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोटीन जो है ना वो प्रोटीन जो सिंथेसाइज हो सके। Prolactin has the widest range of action of the adrenohypophyseal hormone. It play an essential role in many aspects of reproduction. अगर हम प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन जो है ये बेसिकली वो हार्मोन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके सिर्फ इसका एक फंक्शन नहीं है बल्कि इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इट प्ले एन एसेंशियल रोल इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी एक तो हमने मेजर काम ये देखा ना कि ये क्या कर रहा होता है कि ये जो है ना वो मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है, लेकिन इसके अलावा इसके रिप्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल इट स्टिमुलेट रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन इन मैनी मैमल्स सच एज एल्क एंड कैरिबो। ये एल्क और कैरिबो जो हैं ये बेसिकली जिस तरह आप देखें कि वो होते हैं ये रेंडियर इस तरह के ये एनिमल्स हैं ज़्यादातर जो कि एरिड एरियाज़ में रहने वाले मैमल्स हैं। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है तो उसके लिए माइग्रेट करते हैं इस तरह के एरिया में जहाँ मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस होंगी। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन में बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोलैक्टिन ऑल्सो एनहांस मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल मैमल्स। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन, नॉट मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड बट नॉट इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी मिल्क की प्रोडक्शन में भी। इसके अलावा आप देखें कि जो रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर है थायरोट्रोपिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन एंड T3 और T4। जो दो मेजर हार्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड के वो हैं T3 T4। T3 ट्राइडोथायरोनिन को कहते हैं, T4 थायरोक्सिन को कहते हैं जिसको हम टेट्राआइडोथायरोनिन भी कहते हैं। इन दोनों की प्रोडक्शन को TSH जो बढ़ाता है, जितना TSH ज़्यादा होगा उतना T3 T4 जो है ना ब्लड में ज़्यादा होंगे। ये देख लें इसका टारगेट भी उसने दिखाया कि थायराइड ग्लैंड है। फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस एंड सिक्रीट स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगर आप ACTH देखें तो इसका टारगेट है एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला। तो बेसिकली ACTH क्या करता है कि वो एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाता है और वहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स 3 कैटेगरी के हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसमें से मेजर हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक बहुत बड़ी मेजर कैटेगरी है और उस कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। तो ACTH कॉर्टिसोल की सिंथेसिस को बढ़ाता है। इसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी रिलीज करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, और ये एड्रीनल एंड्रोजेंस भी बनाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो यहाँ पे कॉर्टिसोल है जो ACTH के अंडर रिलीज हो रहा होता है। तो ACTH का टारगेट है एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये क्या रिलीज करवाता है, कॉर्टिसोल। Secretion of ACTH is regulated by the secretion of corticotropic releasing factor from the hypothalamus, which in turn is regulated by feedback system that involves such factors as stress, insulin, ADH and other hormones. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया कि ये सारे हार्मोन्स जो एंटीरी पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं इनको कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस।
तो हाइपोथैलेमस से इसके लिए उसने आपको बताया कि ACTH की प्रोडक्शन के लिए हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है CRH, जिसको हम CRF भी कह सकते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर भी कह सकते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कह सकते हैं। उस हार्मोन का टारगेट होता है यहाँ पे खास किस्म के सेल जो कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम कॉर्टिकोट्रॉफ्स भी कहते हैं। उनके ऊपर आके ये ACTH की सिक्रेशन को बढ़ाता है और ACTH पे जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करता है। लेकिन ये CRH रिलीज कब होता है? ये CRH रिलीज तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो, इंसुलिन की कमी है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा बॉडी में ग्लूकोज की ज़्यादा डिमांड है, ADH का लेवल अगर ऊपर या नीचे है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, यानी कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन है तो फिर आपकी बॉडी, आपका हाइपोथैलेमस ज़्यादा CRH रिलीज करता है। जितना CRH उतना ACTH, जितना ACTH उतना ही कॉर्टिसोल। एडिनोहाइपोफिसिस प्रोड्यूस 2 गोनेडोट्रोपिन्स, जिनका नाम हमने देखा जो कि स्टिमुलेट करते हैं गोनेड्स को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसीव इट्स नेम फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। अगर आपको याद हो, आपने रिप्रोडक्टिव साइकिल्स पढ़े होंगे और आपको पता होगा कि जिस वक्त जो मैच्योर एग है वो रिलीज हो जाता है ओवरी में से, जिसको कि हम कहते हैं ओव्यूलेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है, तो पीछे जो एक येलो कलर का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बचता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ भी उसने आपको ये दिखाया है, जब एग रिलीज हो जाता है ओवरी से तो ये येलो कलर का स्ट्रक्चर, इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ये बाकी रह जाता है। और ये जो है ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस कर रहा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है कि ये बेसिकली ये देखिए नेम्स का बना ही इस तरह, कॉर्पस ल्यूटियम से इसका नाम आया है। एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है इन द ओवरी दैट secrete the female sex hormone estrogen and progesterone in the female, और an increase of LH in the blood stimulate ovulation। LH का काम होता है ओव्यूलेशन करवाना, एग को रिलीज करवाना, और कॉर्पस ल्यूटियम, एग रिलीज होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम, बाकी येलो कलर का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बचता है। तो LH का काम है ओव्यूलेशन करवाना, एग को रिलीज करवाना, और कॉर्पस ल्यूटियम का जो है ना वो डेवलप करवाना ताकि फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो सके, इसीलिए इसका नाम LH पड़ गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका नाम पड़ गया, ठीक है। और मेल के अंदर ये क्या करता है, इन द मेल द टारगेट सेल ऑफ द LH सेल इन द टेस्टिस दैट सिक्रीज द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अगर आपको याद हो तो मेल के अंदर ये जो टेस्टिस होते हैं इनके अंदर भी 2 तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं सर्टोलाइज सेल और एक होते हैं लिडिक सेल्स। तो लिडिक सेल्स जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और उनकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन को भी ये एनहांस करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में। In the female, follicle stimulating hormone stimulate follicle cells in ovary to develop into mature egg and to produce estrogen। यानी ज़ाहिर एग की डेवलपमेंट को ये एनहांस करेगा, और मेल में FSH स्टिमुलेट करता है टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को ये एनहांस करता है। फिर है जी आप यहाँ पे उसने आपको ये सारे मेजर इनका काम बता दिया कि इनका काम क्या क्या। ग्रोथ हार्मोन का टारगेट बॉडी का हर सेल है, वहाँ पे ये प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाता है, ये माइटोसिस को ज़्यादा करता है। थायराइड का देखें, TSH का देखें तो उसका टारगेट थायराइड ग्लैंड है जहाँ वो T3 T4 की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। प्रोलैक्टिन देखें तो उसका टारगेट मेमोरी ग्लैंड है जहाँ वो मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन भी ये हार्मोन करवा सकता है। ACTH का काम है एड्रीनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल को रिलीज करना स्ट्रेस सिचुएशन में। इसी तरीके से अगर हम गोनेडोट्रोपिन, FSH और LH देखें तो इनके टारगेट ओवरी और टेस्टिस, और वहाँ पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस ओवोजेनेसिस को एनहांस करने के अलावा ओव्यूलेशन को भी मेंटेन करते हैं फीमेल में, खासतौर पे LH। ये तो हमने देख लिया एडिनोहाइपोफिसिस के सारे हार्मोन्स। उसके अलावा एक और छोटा सा ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पिनियल ग्लैंड। Pineal gland is so named because it is shaped like a pine cone। अगर आपने पाइन सेकंड जैसे फर्स्ट ईयर में आपने किंगडम प्लांटी में पाइन का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो है ना वो आपने पाइन के लाइफ साइकिल में मेल कोन और फीमेल कोन पढ़ी थी। जो मेल कोन होती है बहुत छोटे साइज की होती है, ये स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं इन प्लांट्स के अंदर। तो ये पिनियल ग्लैंड इसको इसीलिए कहा जाता है कि बहुत छोटा सा इसका स्ट्रक्चर है, और आप ये देखें हाइपोथैलेमस के साथ यहाँ पे अटैच है। और अगर मैं आपको बर्ड्स के अलावा यहाँ मैमल्स में दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि हाइपोथैलेमस की बैक साइड पे ये छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं पिनियल ग्लैंड। तो पिनियल ग्लैंड जो है इसका मेजर फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं कि पिनियल ग्लैंड का मेजर काम क्या है। The pineal gland is so named because it is shaped like a pine cone. Its distinctive cells evolved from the photoreceptor of the lower vertebrates. They synthesize melatonin and are most active in the dark. बेसिकली ये उसने कहा कि ये लोअर वर्टिब्रेट्स में, यानी अगर हम फिश में देखें तो वहाँ ये फोटो रिसेप्टर से बने हैं। लोअर वर्टिब्रेट्स तो वही होंगे ना
जो फिशेस से स्टार्ट होके आगे फिर आगे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तरीन बनते गए मैमल्स तक। तो ये जो सेल्स हैं, ये पिनियल ग्लैंड ये सिंथेसाइज करता है मेलाटोनिन, एक हार्मोन है, एंड दे आर मोस्ट एक्टिव इन द डार्क। डार्क में ये बहुत एक्टिव होते हैं। लाइट इनहिबिट द एंजाइम नीडेड फॉर मेलाटोनिन सिंथेसिस। जब लाइट होती है तो लाइट में मेलाटोनिन इतना रिलीज नहीं होता, मेलाटोनिन की सिंथेसिस को इनहिबिट किया जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स साइक्लिक प्रोडक्शन है, मेलाटोनिन कैन अफेक्ट मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड एडजस्ट देम टू डायरनल एंड सीजनल साइकिल्स। डायरनल साइकिल्स वो होते हैं कि 24 आवर्स के दरमियान रिपीट हो रहे होते हैं, और सीजनल वो होते हैं जो कि एक सीजन में, जैसे हर स्प्रिंग में या हर पूरे एक ईयर में भी आप कह सकते हैं जो रिपीट होते हैं। द यूज ऑफ मेलाटोनिन बाय मैमल्स इज एन एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन टू हेल्प इंश्योर दैट पीरियोडिक एक्टिविटीज ऑफ मैमल्स अकर एट अ टाइम ऑफ द ईयर व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस आर ऑप्टिमल फॉर दोज एक्टिविटीज। और मैमल्स के अंदर उससे कि मेलाटोनिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि बहुत सारी ऐसे बायोरिदम्स जो एनिमल्स में चल रहे हैं, जैसे आप देखें कि रिप्रोडक्टिव जो उनके साइकिल्स होते हैं, या आप कह लें कि जो ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब कंडीशंस ऑप्टिमल हों, फेवरेबल हों, उस वक्त परफॉर्म करना, ये बेसिकली जो है ना मेलाटोनिन का काम होता है। इन ह्यूमन है डिक्रीज मेलाटोनिन सिक्रीशन में हेल्प ट्रिगर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। मैमल्स के अंदर क्या होता है कि जब मेलाटोनिन का लेवल कम होता है तो प्यूबर्टी जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। द एज एट विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टार्ट टू मैच्योर। जैसे फीमेल के अंदर आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल मिनार्की स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं उसको हम मिनार्की कहा जाता है। अगर मेल है तो उसके अंदर भी जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर की डेवलपमेंट और प्राइमरी सेक्स करेक्टर का मुकम्मल हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में होते हैं। तो वहाँ पर मेलाटोनिन जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। अच्छा, आपने एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे ये हार्मोन्स, उनके क्या क्या फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे उसने हाइपोथैलेमस के हवाले से इतना नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि TSH जो है इसको हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करता है TRH के ज़रिए इसकी सिक्रीशन को। प्रोलैक्टिन को ये इनहिबिट भी कर सकता है, ये स्टिमुलेट भी कर सकता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी ये रिलीज कर सकता है, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस रिलीज कर सकता है। फिर एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को ये क्या करता है, ये हमेशा इसको एनहांस करता है, इसकी सिक्रीशन को। इसके पास हार्मोन है CRH, जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या फैक्टर। तो ये जो है ना ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है और ACTH की सिक्रीशन को ज्यादा करता है। गोनेडोट्रोपिन को भी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से इनकी सिक्रीशंस को एनहांस करते हैं। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन को भी, ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस को भी ये एनहांस भी कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या स्टिमुलेटिंग हार्मोन के जरिए इसकी प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट भी कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में देखा है, उनकी डिटेल देखी है। जो ये टेबल उन्होंने दिया हुआ है, इस टेबल के अंदर भी सारी वही डिटेल है जो मैंने अभी आपको बताई है, जिसमें उसने सारे हार्मोन्स को 1 बाय 1 दिया हुआ है कि कौन कौन से हार्मोन कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं। इस चैप्टर के एंड पे हम एक दफ़ा इस टेबल को भी गो थ्रू कर लेंगे, अगर किसी किस्म की कोई और एम्बिग्यूटी है तो वो भी आपकी दूर हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।